The ripple effects from the collapse of Silicon Valley Bank on Friday are being felt across the world. The second biggest bank failure in American history is happening right now in our own backyard. Last week, America had its second largest bank collapse ever. Here's how that actually happened in 7 minutes. Is the largest failure of a financial institution since the economic collapse of 2008. 2020 के बुल रन के बाद जब भी मार्केट में थोड़ा भी डिप देखने को मिलता है तो इन्वेस्टर या ट्रेडर के मन में एक ही बात आता है कि अब मार्केट में फिर से करेक्शन आएगा। ना जाने लोग क्या क्या बात कर रहे थे कि रिसेशन आने वाला है, बट मार्केट तो हायर हाई बनाता जा रहा है। बट आपको लग रहा होगा ये सारी बात बताने का क्या मतलब है। तो दोस्तों अभी फिर से कुछ ऐसा ही सिनेरियो क्रिएट होता जा रहा है। मोस्ट पीपल सोच रहे हैं कि अब मार्केट फिर से क्रैश होगा और यही करेक्शन का सही टाइम है। तो आज की वीडियो में हम सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में बात करेंगे। फ्राइडे 10 मार्च 2023 को इसके शेयर में 60% की गिरावट हुई। थोड़ी बहुत करेक्शन आपको हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में भी देखने को मिली। मार्केट में न्यूज़ भी आ रही है कि बैंक शटडाउन भी हो सकता है। कुछ लोग इसे 2008 लीमन ब्रदर फाइनेंशियल क्राइसिस से कंपेयर भी कर रहे हैं। जैसे 2008 में एक बैंक फॉल होने के बाद और भी बहुत सारे बैंक में फॉल देखने को मिला था और यूएस स्टॉक मार्केट उस वक्त पे अग्रेसिवली क्रैश हुआ था और उसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में भी देखने को मिला था। तो क्या ये सेम इंसिडेंट फिर से होगा? और आपके मन में बहुत सारे डाउट आ रहे होंगे, सिलिकॉन वैली बैंक कौन है और इस क्राइसिस की शुरुआत कैसे हुई? क्या बैंक के शटडाउन होने से हमें पैनिक करना चाहिए और क्राइसिस का इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा? क्या हमें अपना पोर्टफोलियो पूरी तरीके से खाली कर देना चाहिए या इस गिरावट में बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी चाहिए? आज के वीडियो में सभी क्वेश्चंस को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको क्वालिटी कंटेंट आपसे मिस ना हो। दोस्तों सिलिकॉन वैली बैंक एक 40 साल पुराना वेल एस्टेब्लिश्ड बैंक है इन यूनाइटेड स्टेट, जो ओवर 211 बिलियन डॉलर कंट्रोल करता है और एक साल में $2 बिलियन का इनकम जनरेट किया और बाकी की वैल्यू खुद $16 बिलियन है। और ये बैंक यूनाइटेड स्टेट का 21st लार्जेस्ट बैंक है विद टोटल एम्प्लॉइज ऑफ 8500 वर्ल्ड वाइड। तो ये नंबर देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि ये बैंक कोई छोटा मोटा बैंक नहीं है। आज सिलिकॉन वैली बैंक शटडाउन होने की कगार पे है, तो इसके पीछे का रीजन क्या है, इसको जानने से पहले हम बैंक के ऑपरेटिंग मॉडल को समझ लेते हैं। ऑपरेटिंग मॉडल को समझने के लिए हम एक नॉर्मल बैंक का एग्जांपल लेते हैं। XYZ बैंक मान सकते हैं आप। बैंक का नॉर्मल फंक्शन होता है पब्लिक से डिपॉजिट लेना और उसी पैसे को लोन के फॉर्म में हायर इंटरेस्ट पे पब्लिक या इंस्टीट्यूशन को देना। जब भी आप अपने बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो आपको 3 to 4% का इंटरेस्ट मिलता है। बट जब भी आप बैंक से लोन लेने जाते हैं तो बैंक आपसे 12 से 15% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो डिपॉजिट और लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो डिफरेंस है यही बैंक के लिए इनकम होता है। हमारे एग्जांपल में 8 to 9% बैंक का इनकम होता है। बेसिकली इसका ये बेसिकली प्रॉफिट है। तो सेम सिलिकॉन वैली बैंक भी वीसी या स्टार्टअप्स को लोन ग्रांट करता है और स्टार्टअप अपने एक्स्ट्रा फंड को सिलिकॉन वैली बैंक में डिपॉजिट करते थे। फॉर एग्जांपल 100 करोड़ लोन मिलता है किसी स्टार्टअप को, तो कुछ अमाउंट तो वो अपने नॉर्मल डे टू डे ऑपरेशन में यूज करते हैं और बाकी बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। सिलिकॉन वैली बैंक का मेन फोकस वो कोर बिजनेस टेक कंपनीज पे रहता था और इवेंचुअली जैसे कि हम सभी को पता है ओवर द लास्ट ईयर टेक कंपनीज को $1 ट्रिलियन का लॉस फेस करना पड़ा था। 44% ऑफ ऑल वेंचर बैक टेक कंपनी इन यूएस बैंक विद सिलिकॉन वैली बैंक, और इसमें बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनीज का भी नेम आता है जैसे कि शॉपिफाई, क्राउडस्ट्राइक और इंडिया की कुछ यूनिकॉर्न स्टार्टअप जैसे पेटीएम, शादी.com, नाम का भी पैसा डिपॉजिट है। तो अभी तक सब कुछ ठीक ठाक था। इंटरेस्ट रेट हाइक होने की वजह से स्टार्टअप लोन नहीं ले रहे थे और अपने ऑपरेशंस के लिए उन्हें अपने डिपॉजिट के फंड को यूज कर रहे थे। डिपॉजिट फंड ज्यादा विड्रॉ होने की वजह से बैंक में लिक्विडिटी प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगी। इसकी वजह से 3 मेजर इशू राइज होते हैं बैंक के सामने। फर्स्ट है न्यू लोन्स, सेकंड है कैश विड्रॉस और थर्ड है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने की वजह से बैंक को न्यू लोन देने में प्रॉब्लम हो रही थी और कैश विड्रॉ ज्यादा हो रहे थे। और जो थर्ड प्रॉब्लम था इन्वेस्टमेंट डिसीजन, उसको समझने के लिए आइए चलते हैं बैंक के बैलेंस शीट पे। ये रहा सिलिकॉन वैली बैंक का बैलेंस शीट। इस बैलेंस शीट में जितने भी फिगर्स मेंशन हैं वो सभी डॉलर्स इन मिलियंस हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेल्ड टू मैच्योरिटी सिक्योरिटी में अप्रॉक्स $91,000 इन्वेस्टेड हैं और यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि हेल्ड टू मैच्योरिटी सिक्योरिटी मतलब यूएस ट्रेजरी बॉन्ड को बोला जाता है, जो बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है। इसमें डिफॉल्ट का मिनिमम चांस होता है। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि मनी सेफली इन्वेस्टेड है, तब भी प्रॉब्लम क्यों हुई? तो यहाँ प्रॉब्लम बैलेंस शीट पर है। आप सभी देख सकते हैं कि एवीआई सिक्योरिटी का फेयर वैल्यू अप्रॉक्स
$76,000 है, जिसका मतलब है कि कंपनी को $15,000 का नेशनल लॉस हो रहा था। और नेशनल लॉस मतलब जो लॉस एक्चुअल में नहीं होता, वो सिर्फ ऑन पेपर होता है। अगर आपको अभी भी ठीक से समझ नहीं आया तो चलिए इसको एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। बॉन्ड्स के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा। बॉन्ड्स परचेस करने से कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। बॉन्ड्स हमेशा अपने प्राइस से बिलो डिस्काउंट में ही मिलता है, और अगर आप बॉन्ड्स को मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं तो आपको इन रिटर्न्स उसको फुल प्राइस मिलता है। मान लीजिए आपने $950 में एक बॉन्ड परचेस किया है जिसकी फेस वैल्यू है $1,000, तो अगर आप उस बॉन्ड को मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं तो आपको $950 की जगह $1,000 मिलेगा और $50 आपका प्रॉफिट होगा। इन केस ऑफ इमरजेंसी में आप बॉन्ड को चाहे तो मैच्योरिटी से पहले भी सेल कर सकते हैं, सेकेंडरी मार्केट में उस टाइम पर जो भी रेट चल रहा होगा उसके ऊपर। लेट्स से अभी बॉन्ड का प्राइस $900 चल रहा है, तो अगर अभी बॉन्ड को सेल करते हैं तो आपको $50 का लॉस होगा, लेकिन अगर आप उसको मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं तो तब ये लॉस आपको नहीं होगा। सेम सिचुएशन होता है सिलिकॉन वैली बैंक के साथ। उसके बैलेंस शीट में नेशनल लॉस $15,000 का था, और अगर वो मैच्योरिटी तक होल्ड करता है तो ये लॉस उसे नहीं होगा, लेकिन बैंक का टोटल इक्विटी $16,000 है। अगर बैंक में अभी कोई भी डिफॉल्ट होता है तो बैंक उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। लिक्विडिटी की इशू की वजह से कोलैप्स भी हो सकता है, जिसकी वजह से बहुत पैनिक क्रिएटेड है। ऑन कंटिन्यूअस विड्रॉ इंक्रीज हो रहे थे, उसको डील करने के लिए बैंक ने ऑन 8 मार्च $21 बिलियन वर्थ की सिक्योरिटी बेच देता है एट अ लॉस ऑफ $1.8 बिलियन, जिसकी वजह से जो लॉसेस अब तक सिर्फ नेशनल लॉस था वो अब ऑन पेपर रियल भी बन जाता है। बैंक को और भी कैश का नीड था फ्यूचर में कमिंग इंसिडेंट से डील करने के लिए, तो वो डिसाइड करता है $2.25 बिलियन वर्थ ऑफ शेयर सेल करने के लिए, और ये न्यूज इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ा रेड फ्लैग था, और वीसी ने भी स्टार्टअप्स को बोला अपने मनी बैंक से बाहर निकालने के लिए। एक दिन में $16 बिलियन का बैंक का शेयर 60% तक क्रैश हो जाता है, और बैंक का शेयर को लॉक कर दिया जाता है जिससे वो और न गिरे। पैनिक के पीछे एक और रीजन भी है, जैसे कि इंडिया में इन केस ऑफ डिफॉल्ट आपको 5 लाख तक का ही क्लेम मिलता है, तो सेम यूएस में $250,000 का क्लेम आपको तो मिल जाता है। तो इसी केस में सिलिकॉन वैली बैंक 97% डिपॉजिट मोर देन $250,000 से ज़्यादा है। अगर बैंक कोलैप्स होता है तो बिलियन ऑफ डॉलर का क्लेम भी आपको नहीं मिलेगा। सब लोग बैंक की सिचुएशन को दूसरे बैंक के साथ कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। 9 मार्च JP Morgan, गोल्डमैन सैक्स 6% तक वैल्यू लॉस करता है, और बैंक ऑफ अमेरिका 7% तक। और पूरे यूएस स्टॉक मार्केट पर भी इसका इंपैक्ट देखने को मिलता है। इवन इंडियन स्टॉक मार्केट में भी अभी मेजर फॉल देखने को मिला। आपके माइंड में भी आ सकता है कि जैसे कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था, 2008 में लीमन ब्रदर्स 4th लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक इन द यूएस कोलैप्स हो जाता है, जिसकी वजह से अदर बैंक भी कोलैप्स हो जाते हैं। तो क्या अभी सिलिकॉन वैली बैंक की वजह से दूसरे बैंक को भी कोलैप्स कर सकता है? इसको समझने के लिए हमें मेन कॉज ऑफ रीजन को समझना होगा जिसकी वजह से ये क्राइसिस आया है। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस का मेन कॉज सबप्राइम लोन था, जो बहुत अनसेफ होता है। सबप्राइम लोन क्या था, पहले इसको समझना इंपॉर्टेंट है। जब भी लोग यूनाइटेड स्टेट में बैंक से लोन लेने जाते हैं तो उनको ग्रेड किया जाता है ए से लेकर एफ तक। ए मतलब होता है ट्रस्टवर्दी, जो लोग टाइम पर अपना पेमेंट कर देते हैं, जिनके पास हाई वर्थ एसेट्स होता है, साइजेबल बैंक अकाउंट और स्टेबल हाई पेइंग जॉब होता है। और एफ मतलब टू रिस्की, जिनके पास नो इनकम, नो एसेट, नो स्टडी जॉब होता है। सी और डी ग्रेड वाले लोग वो होते हैं जो सबप्राइम लोन के लिए एप्लीकेशन करते हैं, जिनके पास लो पेइंग जॉब होता है, बहुत मुश्किल से अपना जरूरतों को पूरा कर पाते हैं, कॉलेज डिग्री भी नहीं होती है, लेस इनकम, नेबरहुड में स्टे करते हैं। तो बैंक इन सी और डी ग्रेड के लोगों को हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया करता था कि इस एक्सपेक्टेशन में कि उनको बेटर जॉब और बेटर पेमेंट मिल सकता है इन फ्यूचर में, जिसकी वजह से लोन टाइम पे वो रीपे कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं होता और बैंक का एक्सपेक्टेशन फेल हो जाता है। ये था 2008 की लीमन ब्रदर्स फाइनेंशियल क्राइसिस का रीजन। बट अभी सिलिकॉन वैली बैंक की सिचुएशन में ऐसा कुछ नहीं है। अगर लिक्विडिटी का इशू नहीं होता तो ऐसा कुछ सिनेरियो हमें देखने को भी नहीं मिलता। अगर आप मेरे ओपिनियन को माने तो पब्लिक कुछ समझती नहीं है, मार्केट के नेगेटिव सेंटिमेंट को देख के बिना कुछ सोचे समझे गलत स्टेप ले लेती है। बट ये सिलिकॉन वैली बैंक के केस में जस्ट एक सेंटिमेंट इशू है, ना कि कोई फंडामेंटल। तो मार्केट सिर्फ शॉर्टर टाइम फ्रेम में स्ट्रगल कर सकता है, और शॉर्टर टाइम फ्रेम में इसका इंपैक्ट हमें मंडे इंडियन स्टॉक मार्केट में भी देखने को मिला। और जैसे कि न्यूज़ है कि मार्केट में HSBC सिलिकॉन वैली बैंक को परचेज करने की डील कर रहा है। देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि लीमन ब्रदर्स और सिलिकॉन वैली बैंक दोनों की प्रॉब्लम के बारे में आप समझ गए होंगे। दोनों की ही प्रॉब्लम काफी अलग थी और सिलिकॉन वैली क्राइसिस को भी समझ गए होंगे। ऐसे ही हमने 2 वीडियोस बनाई थी, एक वोल्टास की और एक येस बैंक के ऊपर। आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट में अपना ओपिनियन बताना ना भूलें। धन्यवाद।